नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा मंत्रिमंडल ने आवासीय कॉलोनियों में लीज पर ली गई जमीन पर नर्सिंग होम स्थापित करने की अनुमति देने का फैसला किया है। इस निर्णय से स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। संबंधित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं विकसित होने से स्थानीय लोगों को इलाज के लिए दूर जाने की आवश्यकता कम हो सकती है। हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स के निर्धारण की व्यवस्था में कलेक्टर रेट और फ्लोर फैक्टर को प्रमुख आधार बनाया गया है। नई व्यवस्था का उद्देश्य संपत्तियों के कर निर्धारण को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। इससे अलग अलग क्षेत्रों में संपत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर टैक्स तय करने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप देने में मदद मिलने की उम्मीद है। बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के संयुक्त संघर्ष मोर्चे ने सरकार के साथ सकारात्मक बातचीत के बाद अपनी प्रस्तावित 3 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल को 2 महीने के लिए टाल दिया है। कर्मचारियों और सरकार के बीच हुई बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। फिलहाल हड़ताल स्थगित होने से बिजली सेवाओं पर पड़ने वाला संभावित असर टल गया है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज के साथ हुई बैठक के बाद सरकार ने कृषि वितरण कंपनी यानी डिस्कॉम के गठन के प्रस्ताव को फिलहाल आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस मुद्दे पर बिजली कर्मचारियों और संबंधित संगठनों की चिंताओं को भी बैठक में रखा गया। सरकार ने फिलहाल प्रस्ताव को टालते हुए आगे की स्थिति पर विचार जारी रखने का संकेत दिया है। नूंह और गुरुग्राम में प्रस्तावित समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस के मामले में हरियाणा सरकार निजी कंपनी की याचिका का हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के सामने विरोध करेगी। सरकार का रुख इस मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था को लेकर बिजली क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पक्षों के बीच पहले से ही चर्चा और मतभेद बने हुए हैं। स्मार्ट मीटर योजना को लेकर हरियाणा में भविष्य में कोई नया टेंडर जारी नहीं करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों विकल्प उपलब्ध रखने की बात कही गई है। इस व्यवस्था का उद्देश्य मौजूदा उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार बिजली भुगतान प्रणाली चुनने की सुविधा बनाए रखना है। पलवल जिले में 3 महत्वपूर्ण सड़कों का नए सिरे से निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को बेहतर बनाने और स्थानीय लोगों की आवाजाही आसान करने में मदद मिलने की उम्मीद है। सड़क संपर्क मजबूत होने से गांवों को आसपास के प्रमुख इलाकों से जोड़ने और दैनिक यात्राओं को अधिक सुविधाजनक बनाने में भी लाभ मिलेगा। हिसार में डेयरी संचालक जीवन की हत्या के मामले को लेकर लोगों और आंदोलनकारियों में नाराजगी देखने को मिली। विरोध के दौरान जिले के अलग अलग टोल प्लाजा पर कुछ समय के लिए जाम लगाया गया। प्रदर्शनकारियों ने मामले में कार्रवाई और न्याय की मांग को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। घटना के बाद इलाके में माहौल काफी संवेदनशील बना रहा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मंच पर न्योता नहीं मिलने और भाषण सूची में अपना नाम शामिल नहीं होने पर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर की। उनके इस रुख के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। कार्यक्रम से जुड़ी इस घटना ने हरियाणा की राजनीति में भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को महाराष्ट्र में हुई घटना के बाद चिकित्सकीय देखभाल के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। उनके अस्पताल पहुंचने के बाद समर्थकों और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की नजर उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर बनी हुई है। चंडीगढ़ में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC पर आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था की शुरुआत की गई है। इस डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से सरकारी लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। इससे भुगतान प्रक्रिया को अधिक डिजिटल, तेज और पारदर्शी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चंडीगढ़ के युवा और नन्हे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से शहर का नाम खेल जगत में रोशन हुआ है। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की सफलता से अन्य युवा खिलाड़ियों को भी खेलों में आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने की प्रेरणा मिलेगी। गुरुग्राम की एक पॉश सोसाइटी में घरेलू सहायिका के साथ कथित दुर्व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वीडियो सामने आने के बाद घटना को लेकर लोगों में चर्चा तेज हो गई। पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और वीडियो की सत्यता की जांच करते हुए संबंधित पक्षों से पूछताछ कर रही है। हरियाणा पुलिस का डॉग स्क्वाड ड्रग्स तस्करी के खिलाफ अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रशिक्षित खोजी कुत्तों की सूंघने की क्षमता और विशेष प्रशिक्षण की मदद से संदिग्ध स्थानों तथा सामान की जांच की जाती है। पुलिस की इस व्यवस्था से नशीले पदार्थों की बरामदगी और तस्करी से जुड़े मामलों की जांच में लगातार मदद मिल रही है।
लुधियाना से जींद के बीच सीधी ट्रेन सेवा को भारतीय रेलवे से मंजूरी मिलने के बाद क्षेत्र के रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सीधी रेल कनेक्टिविटी से यात्रियों का सफर अधिक सुविधाजनक होगा। इससे लुधियाना, जींद और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आवागमन के लिए बेहतर विकल्प मिलने के साथ यात्रा का समय और परेशानी कम होने की संभावना है। हरियाणा के एक पूर्व प्रोफेसर ने पारंपरिक नौकरी छोड़कर पॉली हाउस फार्मिंग को अपनाया और खेती को आधुनिक व्यवसाय का रूप दिया। आधुनिक तकनीक और नियंत्रित वातावरण में खेती के जरिए उन्होंने उल्लेखनीय कारोबार खड़ा किया है। उनका उदाहरण किसानों और युवाओं के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है, क्योंकि इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार और आय के नए अवसरों की संभावनाएं सामने आती हैं। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर हरियाणा के सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। अधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस समारोहों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक इंतजाम किए हैं। हरियाणा के सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। स्कूलों और अन्य संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, भाषणों और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लिया। समारोहों के दौरान तिरंगे को सम्मान देने के साथ स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भी याद किया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आगामी परीक्षाओं और नए शैक्षणिक सत्र को लेकर नई गाइडलाइंस तैयार करने की प्रक्रिया में है। इन दिशा निर्देशों के माध्यम से विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्कूलों के लिए परीक्षा तथा शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित व्यवस्थाओं को स्पष्ट किया जाएगा। बोर्ड की नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद स्कूलों को आगे की तैयारी और कार्य योजना बनाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। हरियाणा में युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से कौशल विकास योजनाओं के तहत नए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों में युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के जरिए युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल हासिल करने और रोजगार तथा स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। हरियाणा के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में किसानों के लिए आधुनिक खेती और फसल विविधीकरण को लेकर विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इन कार्यक्रमों में किसानों को नई कृषि तकनीकों, बेहतर उत्पादन और अलग अलग फसलों की खेती के बारे में जानकारी दी जा रही है। उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ खेती को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाना है। हरियाणा के सभी जिलों में जल संरक्षण और भूजल स्तर सुधारने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को पानी की बचत वाली फसलों और आधुनिक सिंचाई तकनीकों को अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इससे भूजल के अत्यधिक दोहन को कम करने और भविष्य के लिए जल संसाधन सुरक्षित रखने पर जोर है। पंचकूला स्थित हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे से जुड़े विकास कार्यों में तेजी लाई जा रही है। सड़कों, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य जरूरी ढांचे को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि शहरी क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सुविधाएं और व्यवस्थित वातावरण मिल सके। फरीदाबाद और गुरुग्राम मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को लेकर प्रशासनिक स्तर पर डीपीआर तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। प्रस्तावित विस्तार से दोनों प्रमुख शहरों के बीच सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है। परियोजना से जुड़े तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है, ताकि आगे की प्रक्रिया को निर्धारित योजना के अनुसार आगे बढ़ाया जा सके। हरियाणा सरकार ने मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं के पोर्टल को अपडेट किया है। पोर्टल में सुधार से विद्यार्थियों को आवेदन और संबंधित जानकारी प्राप्त करने में अधिक सुविधा मिलने की उम्मीद है। छात्रवृत्ति योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से सहायता देकर योग्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करना है। खेलो हरियाणा पहल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेल नर्सरियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इन नर्सरियों में बच्चों और युवाओं को विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में छिपी प्रतिभाओं को शुरुआती स्तर पर पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। हरियाणा के राजकीय अस्पतालों में आम लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं और मुफ्त दवाइयों की उपलब्धता की नियमित समीक्षा की जा रही है। अस्पतालों में मरीजों को आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है। संबंधित अधिकारी दवाओं के स्टॉक और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, ताकि मरीजों को इलाज के दौरान अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा वन विभाग मानसून सीजन में व्यापक पौधरोपण अभियान चला रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल और संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य हरित क्षेत्र बढ़ाना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करना है। रोहतक और सोनीपत क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नए लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। इन पार्कों से माल परिवहन, भंडारण और औद्योगिक आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। परियोजना के माध्यम से क्षेत्र में कारोबार और निवेश को बढ़ावा देने के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर भी जोर दिया जा रहा है। हरियाणा पर्यटन विभाग राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर वीकेंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रहा है। इन कार्यक्रमों के जरिए स्थानीय संस्कृति, कला और पर्यटन स्थलों को अधिक लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जाएगा। उद्देश्य राज्य में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाना और स्थानीय स्तर पर पर्यटन से जुड़े रोजगार तथा व्यवसाय के अवसरों को मजबूत करना है। राज्य के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरल पोर्टल की सेवाओं को और अधिक उन्नत बनाया गया है। डिजिटल सुविधाओं में सुधार से लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बनाने के साथ आवेदन तथा सेवाओं की स्थिति जानने की सुविधा भी बेहतर की जा रही है। पानीपत रिफाइनरी और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा तथा पर्यावरण मानकों के पालन को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। अधिकारियों द्वारा मानकों की निगरानी और निरीक्षण पर जोर दिया जा रहा है ताकि औद्योगिक गतिविधियों के साथ पर्यावरण और जन सुरक्षा से जुड़े नियम भी सुनिश्चित किए जा सकें। हरियाणा के छोटे और मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई को आर्थिक सहायता तथा प्रोत्साहन देने के लिए नई एमएसएमई पॉलिसी के तहत आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। सरकार का उद्देश्य उद्यमियों के लिए योजनाओं का लाभ लेना आसान करना है। आवेदन प्रक्रिया सुगम होने से नए कारोबार शुरू करने और मौजूदा उद्योगों के विस्तार के लिए इच्छुक लोगों को सहायता मिलने की उम्मीद है। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में आधुनिक और आरामदायक बसों को शामिल करने की प्रक्रिया जारी है। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यात्रियों की सुविधा और बस सेवाओं की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है। नए वाहनों के शामिल होने से यात्रियों को अधिक सुविधाजनक सफर मिलने के साथ लंबी दूरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी। भिवानी और महेंद्रगढ़ क्षेत्र में डिजिलॉकर तथा डिजिटल दस्तावेजों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में लोगों को डिजिटल दस्तावेज सुरक्षित रखने और जरूरत के समय उनका उपयोग करने की जानकारी दी जा रही है। अभियान का उद्देश्य नागरिकों को कागजी दस्तावेजों पर निर्भरता कम करने और डिजिटल सेवाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। हरियाणा के आईटीआई संस्थानों में युवाओं की मांग और रोजगार की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नए तकनीकी ट्रेड और एआई आधारित पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जुड़े कौशल प्रदान करना है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त होने की उम्मीद है। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने के लिए हरियाणा में विशेष मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों में समूहों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का अवसर मिल रहा है। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और स्वयं सहायता समूहों की आय मजबूत करने में मदद मिल सकती है। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मंडियों में किसानों की उपज की खरीद और ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। डिजिटल भुगतान से किसानों को लेन देन की जानकारी आसानी से मिल सकती है। व्यवस्था का उद्देश्य खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना, भुगतान में अनावश्यक देरी कम करना और किसानों को उनकी उपज की राशि सुरक्षित तरीके से उपलब्ध कराना है। हरियाणा के सभी सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विशेष मेडिकल कैंप लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। इन शिविरों में बच्चों के स्वास्थ्य की प्रारंभिक जांच करने और आवश्यकता पड़ने पर उचित चिकित्सकीय सलाह उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों की स्वास्थ्य स्थिति पर नियमित नजर रखना और समय रहते समस्याओं की पहचान करना है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने आवासीय कॉलोनियों में लीज पर ली गई जमीन पर नर्सिंग होम स्थापित करने की अनुमति देने का फैसला किया है। इस निर्णय से स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। संबंधित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं विकसित होने से स्थानीय लोगों को इलाज के लिए दूर जाने की आवश्यकता कम हो सकती है।
हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स के निर्धारण की व्यवस्था में कलेक्टर रेट और फ्लोर फैक्टर को प्रमुख आधार बनाया गया है। नई व्यवस्था का उद्देश्य संपत्तियों के कर निर्धारण को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। इससे अलग अलग क्षेत्रों में संपत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर टैक्स तय करने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप देने में मदद मिलने की उम्मीद है।